हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का द नॉलेज क्लासरूम के यूट्यूब चैनल पर। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी जिंदगी को निखारने वाले किसी न किसी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम दक्षिण भारत के राजवंशों के बारे में बात करेंगे। जो दक्षिण भारत के राजवंश है उनके बारे में अध्ययन करेंगे हम आज के इस वीडियो के अंदर, क्योंकि हमने इससे पहले की वीडियो के अंदर देखा है कि हर्षवर्धन किस प्रकार से शासन करता है, कब वो कितने वर्ष की आयु में वो शासक बनता है इत्यादि के बारे में हमने अपनी पिछली वीडियो के अंदर जाना था। और यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हो और आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको सब्सक्राइब करें ताकि आपको कोई भी जो जानकारी है वो आपको यहाँ पर रिवीजन करने के रूप में आसानी से प्राप्त हो जाए, ताकि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी को एक रिवीजन के साथ की आप अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं। तो दक्षिण भारत के राजवंशों का अध्ययन करने के लिए हम इसको मुख्यतः दो भागों में बांट करके अध्ययन कर सकते हैं। पहला 100 से लेकर के 300 ईस्वी तक, और दूसरा यदि हम बात करें, दूसरा हम बांट सकते हैं 500 से लेकर के 1200 एडी तक। यानी कि यदि हम इसका अध्ययन करना चाहते हैं दक्षिण भारत के राजवंशों का, तो यहाँ पर इसके टाइम पीरियड को हम दो भागों में बांट सकते हैं। पहला 100 से लेकर के 300 ईस्वी तक और 500 से लेकर के 1200 ईस्वी तक। और यद्यपि जो दक्षिण भारत के राजवंश थे उनका उत्तर भारत में जो प्रभाव था तो वो न के बराबर था। यानी कि ये बोलिए कि उत्तर भारत के जो राजवंश थे उनके साथ जो इनका संबंध था, जो इनके रिलेशन थे, वो किस प्रकार के थे? वो बिल्कुल न के बराबर थे। यानी कि कोई भी अच्छे प्रकार के इनके जो रिलेशन है किस प्रकार के थे? न के बराबर इनके रिलेशन थे। तो यहां पर 100 से लेकर के 300 जो एडी का शासनकाल रहा है, इसको यदि हम बोले, क्या बोले? संगम राजवंश। संगम राजवंश की संख्या यदि हम इसको दे तो इस संगम राजवंश के अंदर हम शामिल कर सकते हैं किस किस को? चोल, उसके बाद चेर, और नंबर 3 पर हम यहां पर मान सकते हैं पांड्य। यानी कि जो संगम राजवंश है, संगम राजवंश का यदि हम अपने अध्ययन को आसान बनाने के लिए अध्ययन करते हैं तो हम इसको मुख्यतः 3 भागों में लेकर के आसानी से समझ सकते हैं। पहला है चोल, दूसरा है चेर और तीसरा है पांड्य। उसी प्रकार 500 से लेकर के 1200 एडी तक, इसके दौरान यदि हम अध्ययन करना चाहे तो यहां पर हम अध्ययन करेंगे किस किस का? पल्लव, उसके बाद चालुक्य, और चालुक्यों का भी हम अध्ययन करने के लिए हम इसको भी भागों में बांट लेते हैं। ये तो है वातापी, वातापी बादामी, वातापी बादामी चालुक्य। और उसके बाद चालुक्य ही है, लेकिन कौन से है? कल्याणी। और नंबर 3 पर यदि हम बात करें तो चालुक्य ही है, वो कौन से है? वेगी। इस प्रकार से हम इनका अध्ययन आसानी से कर सकते हैं। उसके बाद जो ये चालुक्यों के बाद आते हैं यहां पर आते हैं राष्ट्रकूट, राष्ट्रकूट। और राष्ट्रकूटों के बाद यहां पर दोबारा फिर हमें देखने को मिलते हैं कौन? चोल। यानी कि 500 से लेकर के 1200 एडी तक यदि हम इतिहास में गहराई से देखें तो यहां पर पल्लव, चालुक्य, चालुक्यों में भी 3 यहां पर आते हैं। एक का नाम यहां पर वातापी बादामी चालुक्य, दूसरे है कल्याणी और तीसरे है वेगी। उसी के बाद उसी प्रकार यहां पर राष्ट्रकूट और उसके बाद यहां पर
चोल शासन करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर थोड़ा जान लेते हैं संगम काल के बारे में। जो संगम काल है वो हमने अभी देखा है, कब से कब तक लेकर के हम अध्ययन करेंगे, 100 से लेकर के 300 एडी तक हम इसका अध्ययन करेंगे संगम काल का। संगम काल का जो यहाँ पर क्षेत्र है वो कृष्णा नदी के, जो कृष्णा नदी है, कृष्णा नदी के दक्षिण का क्षेत्र, कृष्णा नदी का जो दक्षिण का क्षेत्र है उसी को हम यहाँ पर क्या मान सकते हैं कि संगम काल का एरिया रहा होगा। कब के से कब तक, 100 से लेकर के 300 एडी तक। यदि हम यहाँ पर देखें भारत के मानचित्र के आधार पर, तो यहाँ का जो ये एरिया है, ये वाला जो एरिया है, इस एरिया के आधार पर यदि हम बात करें तो यहाँ पर मुख्यतः कौन शासन किया करते होंगे, चेर यहाँ पर शासन किया करते होंगे। और उसके बाद जो ये वाला एरिया है, इस एरिया के अंतर्गत पांड्य, और उसी प्रकार जो ये वाला एरिया है तमिलनाडु के साइड वाला, तमिलनाडु भी जिसके अंतर्गत यहाँ पर शामिल है, तो यहाँ पर मुख्यतः कौन शासन किया करते होंगे, चोल यहाँ पर शासन किया करते होंगे। और मुख्यतः ये एक प्रकार का महाराष्ट्र का ही एरिया हम यहाँ पर उस टाइम के दौरान मान सकते हैं। जो यहाँ वाला एरिया है, यहाँ पर ये कृष्णा नदी के बारे में हम मान सकते हैं। कौन सी नदी, कृष्णा नदी के बारे में। और यहाँ पर जो पहाड़ी है, यहाँ पर जो पहाड़ी है, उस पहाड़ी का, कौन सी पहाड़ी है ये, महाबलेश्वर की जो पहाड़ी है यहाँ पर ये स्थित है। और इसी एरिया को, जो महाबलेश्वर की पहाड़ियों वाला एरिया है, इसी को क्या बोला जाता था, इसी को बोला जाता था तमिलकस। इसी एरिया को क्या नाम दिया जाता है, तमिलकस का नाम दिया गया है। और इसी एरिया के अंदर क्या होते थे, जो तमिल कवि थे, जो तमिल कवि थे उनके सम्मेलन हुआ करते थे, तमिल कवियों के सम्मेलन यहाँ पर हुआ करते थे। कहां पर, जो महाबलेश्वर वाला जो पहाड़ी वाला या तमिलकस वाला एरिया है, यहाँ पर सम्मेलन हुआ करते थे। किसके, जो तमिल कवि थे उनके अलग अलग विषयों के ऊपर, जो अलग अलग सब्जेक्ट थे, अलग अलग जो विषय थे, उनके ऊपर इन कवियों के सम्मेलन हुआ करते थे। और इस काल में जो मुख्यतः सम्मेलन हुए हैं उसमें यदि हम बात करें कौन सा सम्मेलन, मदुरई का सम्मेलन। कौन सा सम्मेलन है, मदुरई का सम्मेलन भी इसमें शामिल है। या बात करें हम कपाटपुरम सम्मेलन के बारे में, तो ये सम्मेलन इसके अंदर हम शामिल कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको ये हमारी वीडियो किस प्रकार की लगी, आप हमें कमेंट करके आवश्यक बताइएगा। अगली वीडियो में आपको, आपके साथ जल्द मुलाकात होगी। तब तक के लिए मेरी तरफ से नमस्कार सभी को। और यदि आपने अभी तक भी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।